हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो जैसे हम अपने कैपिटल गेन चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उसमें हमने लास्ट क्लास में वीडियो में बहुत सारे कई सेक्शनों और उनके साथ कई क्वेश्चनों को भी देखा कि हमारे कैपिटल एसेट्स क्या होते हैं, ट्रांसफ़र क्या होता है, कैपिटल गेन कैसे निकाला जाता है, किस किस तरीके के होते हैं, उनके ईयर्स क्या क्या होते हैं। तो वैसे बहुत सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में कवर की हैं। तो अब उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखते हैं कि कुछ और नए सेक्शंस, कुछ स्पेशल केसेस जो हैं कैपिटल गेन के, उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है सेक्शन 45 क्लॉज 1A। सेक्शन 45 क्लॉज 1A लास्ट क्लास में हमने एक कंपलसरी एक्विजिशन के बारे में पढ़ा था सेक्शन। तो कंपलसरी एक्विजिशन का एक तरीके से आप कंटिन्यू मान सकते हो, क्योंकि कंपलसरी एक्विजिशन के बाद ये डिस्ट्रक्शन आ जाता है। तो उसका एक दो सेक्शन और है, वो कंटिन्यू ही है एक ही तरह में। जैसे डिस्ट्रक्शन डैमेज ऑफ कैपिटल एसेट्स, यानी कि कैपिटल एसेट्स का डैमेज। वहाँ हमने क्या पढ़ा था, एक्वायर कर लिया किसी ने, यहाँ पे डैमेज हो गया तो क्या होगा। तो नॉर्मली डिस्ट्रक्शन इज़ नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफ़र। नॉर्मली तो ट्रांसफ़र नहीं माना जाता, लेकिन कुछ केसेस आती हैं जिसमें अगर हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है तो उसे हम मानेंगे। तो प्रोविज़न पढ़ते हैं तो उसी के साथ साथ क्लियर करते जाते हैं। बट इफ़ डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट्स ड्यू टू फॉलोइंग 4 रीजंस एंड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, देन इट इज़ ट्रीटेड एज ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल गेन इज एप्लीकेबल। यानी कि कुछ चार रीज़न लॉ कहता है कि 4 रीज़न है, इनकम टैक्स एक्ट कहता है ये 4 रीज़न है। अगर इन 4 रीज़न की वजह से आपका कैपिटल एसेट्स का डिस्ट्रक्शन होता है और आपको उससे इंश्योरेंस क्लेम भी मिलता है, ये नहीं कि सिर्फ डिस्ट्रक्शन हो गया तो ये कैपिटल एसेट्स माना जाएगा। अगर आपको उससे इंश्योरेंस क्लेम भी कोई मिलता है, तभी आप उसको कैपिटल लॉस या कैपिटल को एसेट्स का ट्रांसफ़र माना जाएगा। अब क्या क्या है वो 4 चीज़ें। नेचुरल कैलेमिटी, यानी कि लाइक फ्लड, सुनामी एंड अर्थक्वेक वगैरह नेचुरली जो होती है। रियोट्स, एनिमी अटैक और फायर एक्सप्लोजन, यानी कि रियोट्स यानी कि जो धर्म से कोई भी हिंदू मुस्लिम का, सिख ईसाई का, कोई भी ऐसे धर्म से रिलेटेड कोई भी पंगा हो गया, लड़ाई हो गई, तो उस केस में अगर कोई कैपिटल एसेट्स हुआ और इंश्योरेंस क्लेम मिला तो माना जाएगा ट्रांसफ़र। कोई एनिमी अटैक करता है उस केस में माना जाएगा। और बहुत बड़ा फायर एक्सप्लोजन हो गया, यानी कि कंपनी की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, उसमें कोई बहुत बड़ा फायर एक्सप्लोजन हो गया, तो उस केस में अगर इंश्योरेंस क्लेम मिलता है तो ट्रांसफ़र ट्रीट किया जाएगा। इन अबव केसेस एसेट्स इज ट्रांसफर इन द ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन बट टैक्स इज पेड इन द ईयर ऑफ इन विच इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। यानी कि जैसे हमने पिछले कुछ केसेस में पहले ही पढ़ा है कि हम क्या करते हैं, ट्रांसफ़र तो उसी ईयर में मान लेते हैं जिस साल हमारा ट्रांसफ़र हुआ है। जैसे इसमें क्या होगा कि जिस साल में हमारा डिस्ट्रक्शन हुआ है, लॉस हुआ है, उसी साल में हम ट्रांसफ़र मान लेंगे। लेकिन क्या हम कैपिटल गेन कब लगाएंगे, यानी कि टैक्स कब पे करेंगे। कैपिटल गेन तो उसी साल का कैलकुलेट हो जाएगा, लेकिन टैक्स उस साल पे करेंगे या उस समय पे करेंगे जब हमारा जो इंश्योरेंस क्लेम है वो रिसीव हो जाएगा। अब वो कंपनी जैसे भी जो भी पॉलिसी हो उसके हिसाब से जो भी अगर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव होता है तो उसे उसी समय हमें टैक्स पे करना होगा, वरना टैक्स पे तब तक नहीं करना होगा जब तक इंश्योरेंस क्लेम रिसीव ना हो जाए। उसके बाद कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इस केस में कैलकुलेट कैसे करा जाएगा। तो सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। नॉर्मली तो आपको फॉर्मूला पता है, लेकिन लेनी क्या क्या वैल्यू है। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में क्या लेंगे, इंश्योरेंस क्लेम या एफवी ऑफ द एसेट्स रिसीव्ड इन क्लेम मनी, यानी कि कोई एसेट्स मिल गई। क्योंकि कई बार होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज़ है वो पैसे देने की जगह अगर हमें किसी कैपिटल एसेट्स का लॉस हुआ है तो वो कैपिटल एसेट्स दे देती है। जैसे मशीन हुआ तो उतने ही जितने की कैश देना है, मनी देना है, उतने में ही वो एक एसेट्स खरीद के दे देती है। तो जो भी एसेट्स रिसीव हुई या मनी रिसीव्ड हुआ इंश्योरेंस क्लेम में, वो हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बनता है। तो उसमें से अगर कोई ट्रांसफ़र एक्सपेंस, यानी कि उसके लिए कोई क्लेम करने के लिए कोई एक्सपेंस हुआ, चार्जेस करना पड़ा, कोई और एक्सपेंस हुआ, मतलब कि डिस्ट्रक्शन के बाद जब हमें इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए कोई एक्सपेंस करना पड़ा, तो उसमें भी वो इसमें से लेस हो जाएगा।
एंड ट्रांसफ़र एक्सपेंस लेस देन नेट कंसिडरेशन। और उसके बाद आपको पता ही है COI और ICOI जो भी है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, जो भी जैसे भी कैलकुलेट है तो सेम तरीका है लास्ट वाला जो हमने पढ़ के आए हैं। उसके बाद हमारा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जैसे होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि हमने एक्वायर कितने टाइम के लिए की थी। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, वो देखते हैं, आंसर भी है इसके नीचे, लेकिन हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर मैं सॉल्व करूँगा, आप भी सॉल्व कर सकते हैं साथ साथ में, फिर उसके बाद हम आंसर चेक कर लेंगे। मिस्टर मोहित एक्वायर अ प्रॉपर्टी ऑफ 5 लाख ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 12-13 में उसने एक प्रॉपर्टी ली थी, एंड ऑन 12/11/2023 हाउस इज़ डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फायर। यानी कि जो हाउस था उसका, जो उसने प्रॉपर्टी ली थी ना, वो 12/11/2023 को डिस्ट्रॉय हो गई फायर लगने की वजह से, और उसे एक 19/7/2024 में क्लेम रिसीव हुआ। ही रिसीव्ड अ इंश्योरेंस क्लेम, उधर 2 करोड़ का रिसीव हुआ उसे इंश्योरेंस क्लेम, एंड कंप्यूट कैपिटल गेन कंप्यूट करना है। तो चलिए देखते हैं, जैसे हाँ, तो कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले कैपिटल गेन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एग्जाम्पल। तो सबसे पहले FVOC फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या बनेगा इसमें, 2 करोड़, क्योंकि हमें 2 करोड़ का क्लेम रिसीव हुआ। उसके बाद लेस करेंगे हमारा ट्रांसफ़र एक्सपेंस कोई हुआ है, कोई ट्रांसफ़र एक्सपेंस नहीं दिया तो नील मानेंगे। ट्रांसफ़र एक्सपेंस नहीं दिया, नेट कंसिडरेशन हमारा 2 करोड़ का आ गया, नेट कंसिडरेशन 2 करोड़ का, ठीक है। उसके बाद AOI निकाल लेंगे, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि उसने 2012-13 में लिया था और 23-24 में, यानी कि उसके 3 साल से ज़्यादा है, क्योंकि अदर एसेट्स में के केस में क्या है 3 ईयर्स है, तो 3 साल से ज़्यादा है। तो इंडेक्स लेस करेंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलेगा, उसकी कॉस्ट क्या थी 5 लाख, और 2012-13 का कैपिटल इंडेक्सेशन क्या है, 2012-13 का इंडेक्सेशन है हमारा 200, 2012-13 का 200 है, और इस 2023-24 का, क्योंकि हमारी 2023-24 में हुई है तो 348, तो उसके बाद 2011-23 में हुई है ना, तो 348 डिवाइडेड बाय 200, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 5 लाख इंटू 348 डिवाइडेड बाय 200, तो हमारा 8,70,000 आंसर आ जाएगा। इसको लेस कर देंगे -2 करोड़, तो हमारा 1,91,30,000 का कैपिटल गेन आना चाहिए। तो ठीक है, हमारा भाई आ रहा है सही आंसर, तो वो LTCG हमारा ये हो जाएगा, LTCG, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसमें कुछ नहीं है, वही है, आपको कैपिटल गेन लगाना है। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स को बस आपको याद रखना है कि किस केस में कौन सी वैल्यू FVOC रहेगी, कौन सी COA रहेगी, और कितना टाइम पीरियड रहेगा। तो ठीक है, अब इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं क्वेश्चन और आंसर को वीडियो पॉज करके। तो आगे क्या है, आगे अभी हमने 3 सेक्शन करे, जिसमें हमने देखा कि ट्रांसफ़र और कब होगा और हमें टैक्स कब पे करना पड़ेगा। तो उसको एक समराइज टेबल में शो कर रखा है कि नॉर्मली तो कैपिटल गेन जिस साल में ट्रांसफ़र करेंगे उसी में होगा, और टैक्स भी उसी साल में पे करना होगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं उसके, तो वो क्या हैं उनको देखते हैं हम। जैसे सबसे पहले सेक्शन 45(2) में हमने पढ़ा था कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड, यानी कि जब स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्जन कर रहे थे तो उस केस में क्या हुआ था कि जिस साल में कन्वर्जन करेंगे उस साल ट्रांसफ़र माना जाएगा, लेकिन जिस साल में हम स्टॉक को सोल्ड करेंगे उस साल उसका टैक्स भरना पड़ेगा। और सबसेक्शन 5 में क्या हुआ था, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, यानी कैपिटल एसेट्स का कंपल्सरी एक्विजिशन हुआ था जब गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर कर लिया था एसेट्स को, और उस साल ट्रांसफ़र उसी साल माना जाएगा जिस साल
कंपलसरी एक्विजिशन हो जाता है। और उसके बाद कंपनसेशन रिसीव जिस साल होगा ना उस साल हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद सेक्शन 45(1) ए इज अ डिस्ट्रक्शन किस साल में हुआ, जिस साल में डिस्ट्रक्शन हुआ उस साल ट्रांसफ़र, और जिस साल हमें उससे कोई क्लेम रिसीव हुआ उस साल हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये पूरा टेबल है, आप इसको नोट कर सकते हैं कि जिस साल किस साल हमारा ट्रांसफ़र होगा और किस साल टैक्स लगेगा। तो ये आपके ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट है, कि क्वेश्चन में आपको समझ आ जाएगा, लेकिन ये मोस्टली इम्पॉर्टेंट आपके एमसीक्यू के लिए कि किस केस में ट्रांसफ़र किस साल माना जाएगा और टैक्स किस साल पे करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ स्पेशल केसेस हैं, कुछ स्पेशल सेक्शंस हैं, उनको हम देखते हैं। सब करीबन 8 से 9 सेक्शंस हैं। तो उसके बाद एग्जेम्पशन है और फिर हम शेयर्स, डिबेंचर, इन सब की बात करेंगे। सबसे पहले स्पेशल केस नंबर 1 क्या है? सेक्शन 50C स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू SDV शैल बी ट्रीटेड एज FVOC। SDV के बारे में मैंने पहले ही बताया था आपको कि SDV क्या होती है कि वो एक हर साल की प्रॉपर्टी की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है या वैल्यूअर डिसाइड करता है कि ये इस साल की प्रॉपर्टी की फिक्स वैल्यू है। तो हमें क्या करना है, स्टैम्प ड्यूटी, अब हम जब एग्रीमेंट करते हैं या ट्रांसफ़र करते हैं हाउस प्रॉपर्टी या कैपिटल एसेट्स को, तो उस समय हमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पे करनी होती है। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू किस हिसाब से निकलती है? वो स्टैम्प ड्यूटी से निकलती है, यानी जो स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से निकलेगी। यानी कैपिटल की SDV क्या है, तो उसके लिए कहता है कि इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है हेल्ड एज अ कैपिटल एसेट, जो कैपिटल एसेट्स के रूप में, इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज मोर देन 110% ऑफ देयर ऑफ कंसिडरेशन, यानी कि जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 110% ज़्यादा है कंसिडरेशन से। अभी मैं बताऊंगा कैसे 110% आपको काउंट करना है, मैं कुछ एग्जांपल्स लेके, ठीक है, उससे आपको समझ आ जाएगा। अभी आप देखिए कि मोर देन 110%, यानी कि जो कंसिडरेशन अगर 100 है, तो अगर जो SDV है वो 110 से ज़्यादा है, तो देन सच SDV शैल बी ट्रीटेड एज FVOC। तो उसी SDV को हम FVOC मानेंगे। लेकिन अगर कम होती है SDV, जो कम होती है 110% ऑफ कंसिडरेशन से, तो हम जो कंसिडरेशन होगी उसको मानेंगे। अब इसका एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। जैसे मैंने कुछ केसेस दे रखे हैं, तो मैं इसका सोल्यूशन राइट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। जैसे पहले सेलिंग प्राइस क्या था हाउस का? 1 लाख। तो 1 लाख और SDV उसकी थी 1,07,000। तो अब इसमें चेक किया जाए, जो सेलिंग प्राइस था 1 लाख का, 110% कितना बना? 1,10,000। अब यहाँ क्या हुआ कि SDV जो है वो सेलिंग प्राइस से कम है, कंसिडरेशन से कम है। तो इस केस में हम कहेंगे कि जो हमारा FVOC है वो हमारा SP हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ही हो जाएगा। तो उसके बाद कुछ और अगला देखते हैं। 1 लाख है, लेकिन जो SDV वो 1,12,000 है। तो ये कोई एग्जाम्पल है, ये मत सोचना कि ये सीक्वेंस में कैसे आ रहा है, ठीक है, या कुछ सीक्वेंस में आ रहा है या सीक्वेंस बन क्यों नहीं रहा है। ये नॉर्मली जनरल एग्जांपल्स है। अगर 1 लाख है तो 1,12,000, तो 1 लाख का क्या बनेगा? 1,10,000। लेकिन जो SDV है वो 1,10,000 से ज़्यादा 1,12,000 है। तो उस केस में SDV हमारी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ली जाएगी। 1 लाख है और 1,10,000 हमारे SDV, दोनों बराबर है, तो क्या करेंगे? तो अगर दोनों बराबर है तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, 1,10,000 ही ले लिया जाएगा। कोई भी ले लो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जब दोनों की वैल्यू सेम ही है तो कोई चेंज होगा ही नहीं, कोई किसी चेंज करने पर। फिर 1 लाख और सेम वही 1 लाख और 1,09,000, 1,10,000 हो जाएगा, तो उसी को लेंगे। और यहाँ 20 लाख और यहाँ 25 लाख है, तो 20 लाख कितना बनेगा? 110%, 22 लाख, और 25 लाख से कम होगा तो 25 लाख हमारा FVOC आ जाएगा। आप इसके आंसर भी देख सकते हैं, 1 लाख, 1,12,000, 1 लाख, 1,25 लाख। उसके बाद इस आगे क्या कहता है सेक्शन कि इफ़ SSC इज़ नॉट सेटिस्फाई, SSC को सही नहीं लग रहा कि जो हमारी SDV आप हमारे लिए FVOC में डाल रहे हो वो हमें सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब हमें नहीं लगता वो सही है, क्योंकि अभी मार्केट में हमारे हिसाब से ये रेट चल रहा है, या उसके हिसाब से जो भी है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जिस हिसाब से भी रेट है वो उसको लगता है। तो देन he think SDV is more than market value, then it is maybe transfer of valuation officer
बाय असेसिंग ऑफिसर। यानी कि मैंने कहा था जो मार्केट में उसको लगता है कि जो एसडीवी है वो मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है, तो वो क्या कर सकता है, जो असेसिंग ऑफिसर के पास जा सकता है। असेसिंग ऑफिसर वो होता है जो मतलब इनकम टैक्स की रिटर्न्स को चेक करता है, आपके जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको चेक करता है कि वो करेक्ट है या नहीं करेक्ट, इनकरेक्ट है, या उसमें कोई डिफ़ॉल्ट है या मिस ओमिशन है, इंक्लूजन नहीं है, तो वो सब उसको चेक करता है। उसी को एसएससी ऑफिसर कहते हैं। और वो ऑर्डर देगा, एसएससी ऑफिसर कहेगा कि जाओ तुम वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाओ और वैल्यू करा के लाओ। और वैल्यूएशन ऑफिसर कौन होता है? वैल्यूएशन ऑफिसर होता है कि जो एसेट्स की, किसी भी कैपिटल एसेट्स की या किसी भी एसेट्स की वैल्यू निकालता है और मार्केट वैल्यू क्या चल रही है उसको कैलकुलेट करता है। किस तरीके से करता है, क्या करता है, वो हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये जानना है कि वैल्यूएशन ऑफिसर कैलकुलेट करता है मार्केट की वैल्यू एसेट्स की। लेकिन अगर अब क्या करेगा, वैल्यूएशन क्या पता उसका दुश्मन होगा तो ज़्यादा बता देगा, दोस्त होगा तो कम बता देगा, ठीक है। तो उस केस में क्या करना है, तो इफ़ वैल्यू डिटरमाइंड बाय वीओ वैल्यूएशन ऑफिसर इज़ मोर देन एसडीवी, अगर वो एसडीवी से ज़्यादा की वैल्यू बताता है एसेट्स की वैल्यूएशन ऑफिसर, देन वैल्यू ऑफ वीओ शैल बी इग्नोर्ड, तो उसकी वैल्यू को इग्नोर करो, उसकी वैल्यू को कोई मायने नहीं रहेगा अगर वो ज़्यादा बताता है तो। एंड एसडीवी शैल बी ट्रीटेड एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, तो जो पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम ले रहे थे वही लेंगे, जो एसडीवी या एफवीओसी में जो सा 110% ज़्यादा होगा, 110% से एसडीवी कंसिडरेशन से ज़्यादा होगा तो वो लेंगे, नहीं कम होगा तो कंसिडरेशन लेंगे। इफ वैल्यू ऑफ डिटरमाइंड बाय वीओ वैल्यूएशन ऑफिसर इज लेस देन एसडीवी, यानी कि एसडीवी जो है वो कम, उससे कम है, जो यानी कि मान लो एसडीवी 1,00,000 थी और वैल्यूएशन ऑफिसर ने 90,000 बताई, तो उस केस में क्या होगा, हम एफवीओसी जो है वो वही वैल्यू ले लेंगे जो वैल्यूएशन ऑफिसर बताएगा। और कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्ट वही वैल्यू ले लूँगा। आपका कोई दोस्त है उससे बोलो वैल्यू कम बता दे, तो वो वैल्यू कम बता देगा और असेसिंग ऑफिसर उस पर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता। तो उसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल क्या है, मिस्टर बीबी एक्वायर्ड अ हाउस प्रॉपर्टी, एक हाउस प्रॉपर्टी लिया 9394 में, 3 लाख के, एफवीओसी 1/4/2001 में एफवीओसी 9 लाख की थी। एंड ही सोल्ड प्रॉपर्टी मिस्टर काका को 10 दिसंबर 2023 को उसने 64 लाख की प्रॉपर्टी सोल्ड कर दी। मिस्टर काका पेड स्टैम्प ड्यूटी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन 535 के उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी भरी। स्टैम्प ड्यूटी क्या होती है, वही होती है जो एसडीवी की वैल्यू के हिसाब से, रेट के हिसाब से निकाली जाती है। तो यहाँ रेट दे रखा है 6% ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू का रेट दे रखा है 6%। कंप्यूट कैपिटल गेन ऑफ द बीवी द कंज्यूमिंग बीवी पेड ब्रोकरेज चार्जेस 1% ऑफ सेल वैल्यू। अब यहाँ आप लोग सोचोगे कि एसडीवी कैसे आएगा। एसडीवी निकालने का सबसे इजी तरीका यहाँ दे रखा है, एसडीवी की वैल्यू अमाउंट दे रखा है, एसडी अमाउंट दे रखा है, स्टैम्प ड्यूटी अमाउंट दे रखा है, डिवाइडेड बाय एसडी रेट। यानी कि उसने कितना पे किया था, 535,000, तो 535,000 डिवाइडेड बाय 6%, तो 535,000 डिवाइडेड बाय 6%, तो हमारा 891,166 आएगा। तो हम इसको ले लेते हैं राउंड ऑफ करके, 89,16667, तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया एसडीवी हो गया। अब हमारी फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी, एफएमवी क्या थी, जितने में हमने सेल किया था, कितने में सेल किया था, 64 लाख का, 64 लाख की क्या रहा था, 64 लाख। आप चेक करो कि जो एफएमवी है वो इससे 110% से ज़्यादा है कि नहीं है। तो अगर देखा जाए तो 64 लाख इंटू 110%, तो क्या आ रही है हमारी 70/40, ठीक है, 70,40,000। तो ये इससे ज़्यादा नहीं है, तो ये हमारी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मानी जाएगी, एफवीओसी मानी जाएगी। ये हमारा एफवीओसी हो जाएगा। तो एफवीओसी के बाद क्या करना है, बस ये हमारा एफवीओसी 89,16667, इसमें से माइनस 1% का ब्रोकरेज चार्जेस, फिर माइनस ICOA इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन,
और फिर जो हमारा वैल्यू बचेगा वो हमारा कैपिटल गेन हो जाएगा। तो वैल्यू आपका वही है कि बाकी सारी कैलकुलेशन सेम है, कुछ भी चेंज नहीं था यहाँ पे। एसडीबी और एफएमवी में कैलकुलेशन चेक करना कौन सी 110% से ज़्यादा है, उतनी ही कैलकुलेशन थी। उसके बाद आपको सेम वैल्यू, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फिर उसके बाद आंसर देख सकते हैं आप। जैसे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ गया तो उसके बाद उसमें हमें स्टेटमेंट देनी पड़ेगी सिंस एसडीबी जो है वो 110% कंसिडरेशन से कम है, यानी कि जो एसडीबी जो है 110% कंसिडरेशन से ज़्यादा है, और ज़्यादा है तो उस केस में हम उसी को एफबीओसी ट्रीट करेंगे। फिर 1% ट्रांसफ़र कमीशन। अब ट्रांसफ़र कमीशन ये नहीं कि आप इसी का ट्रांसफ़र कमीशन ले रहे हो, उसने कहा है कि 1% ऑफ सेल वैल्यू, सेल कितने में हुई थी 64 लाख की, तो उसका 1% हम लेंगे, 64,000 आ जाएगा, लेस करेंगे नेट कंसिडरेशन। उसके बाद आईसीओए इसमें से लेस करके हमारा एलटीसीजी आ जाएगा, क्योंकि उसने 1993 में ली थी, तो अब उसका सेल करेंगे तो वो आ जाएगा। तो यहाँ भी एक वो होगा कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज हाइयर का केस लगेगा। तो एफएमवी नॉर्मली तो हम वो लेते हैं जो 1/4/2001 पे हो, लेकिन ये कंडीशन है, यही नहीं कि आप डायरेक्ट जाके 1/4/2001 की ले लो, आपको चेक करना पड़ेगा कौन सी आई, क्या पता पहले मार्केट वैल्यू हाइयर हो, अभी कम आ गई हो जाता है। नॉर्मली तो मार्केट वैल्यू हाउस की बढ़ती है, लेकिन कभी कभार होता है कम भी हो जाती है। उसके बाद आगे आता है हमारा एक है कि हम एसडीवी लेंगे किस दिन का। मान लो कि हमने एग्रीमेंट अलग दिन करा और रजिस्ट्रेशन 1 महीने बाद करा, तब तक तो एसडीवी इंक्रीज हो जाएगी। तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में लॉ कहता है कि अगर आपने एग्रीमेंट वाले दिन कोई पेमेंट कर रखी है अदर देन कैश, यानी कैश छोड़ के किसी भी फॉर्म में आपने पेमेंट कर रखी है एक नॉमिनल अमाउंट की, तो आप उस दिन का, आप चाहें तो उस दिन का ले सकते हैं। लेकिन क्या पता जब हम एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तब मार्केट वैल्यू कम हो गई हो, एसडीवी की वैल्यू कम हो गई हो, तो हम उस दिन का भी ले सकते हैं। हमारे ऊपर कोई ये नहीं है कि आपको उस दिन का लें, लेकिन केस कंडीशन है कि आपने अगर एग्रीमेंट वाले दिन कोई भी पेमेंट कर रखी है अदर देन कैश, तो फिर आप उस दिन का ले सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं क्या कह रहा है एक्ट, क्या कहता है कि नॉर्मली एसडीवी कंसीडर ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, बट नॉर्मली तो उस दिन का होगा जिस दिन कंसिडरेशन मतलब कि रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लेकिन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड एग्रीमेंट आर नॉट सेम। अगर सेम नहीं है, यानी कि एग्रीमेंट पहले कर लिया है और रजिस्ट्रेशन बाद में कर रहे हैं, आप ये मत बोलना कि रजिस्ट्रेशन बाद में कर रहे हैं, एग्रीमेंट बाद में कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन पहले कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। रजिस्ट्रेशन बाद में कर रहे हैं और एग्रीमेंट पहले कर लिया है, तो उस केस में क्या होगा, देन एसएससी टेक एसडीवी ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट, एग्रीमेंट की डेट का एसडीवी ले सकता है इफ ही रिसीव्ड कंसिडरेशन और ड्राफ्ट और पार्ट देयर ऑफ अप टू द डेट ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि या तो पूरी कंसिडरेशन मिल जाए जितने की हम सेल कर रहे हैं, या फिर कुछ पार्ट उसका मिल जाए कंसिडरेशन के रूप में। बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड थ्रू बैंक अकाउंट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में क्या क्या कहा जाता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आईएमपीएस और नेट बैंकिंग, क्यूआर, भीम यूपीआई, जो भी ऑनलाइन सिस्टम्स है पेमेंट के, वो सब इलेक्ट्रॉनिक मोड में आ जाता है। तो यानी कि सिंपल है कि आप नॉर्मली तो एग्रीमेंट की डेट का, रजिस्ट्रेशन की डेट का ही लेंगे, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन डेट और एग्रीमेंट डेट सेम नहीं है और आपने एग्रीमेंट की डेट के दिन फुल कंसिडरेशन या कोई पार्ट कंसिडरेशन दे रखा है, तो उस केस में आप उस दिन की भी ले सकते हो। आपके पास ऑप्शन है कि जोन सा आपको कम लगे आप उस दिन की एसडीवी को एक्वायर कर लो। उसके बाद स्पेशल केस नंबर 2 आता है कि एडवांस मनी फॉरफिटेड। एडवांस सेक्शन 50 एडवांस मनी फॉरफिटेड मतलब क्या होगा, एडवांस मनी फॉरफिटेड यानी कि जब हम घर को सेल कर रहे थे तो हमने कुछ मनी एडवांस में ले लिया था, यानी कि जिसको सेल कर रहे थे उसने कुछ मनी एडवांस में दे दिया, लेकिन जब रजिस्ट्रेशन का टाइम आया तो वो पैसे नहीं दे पाया। तो पैसे नहीं दे पाया तो हम क्या करेंगे, तो जो जिसका घर है या कोई लैंड है, कैपिटल एसेट्स है कोई भी, तो वो उसने जो भी एडवांस मनी दिया था ना, उसको अपने पास फॉरफिट कर लेता है, यानी कि अपने पास रख लेता है। तो उस केस में होता है कि एडवांस मनी फॉरफिटेड, यानी कि टोकन मनी मिलता है तो उसको अपने पास ही हमेशा के लिए रख लेता है, उसको वापस नहीं करता, क्योंकि एग्रीमेंट किया था, अब एग्रीमेंट कैंसिल हो, उसका कुछ ना कुछ कंपनसेशन तो रहेगा
का उसके लिए वो उस मनी को रख लेता है। तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगी हमारे एक्ट में या इनकम में? तो कैपिटल गेन में उसकी ट्रीटमेंट कुछ इस तरीके से होगी, इफ़ एनी एडवांस मनी forfeited before 1/4/2014 then it shall be reduced from, अगर कोई भी एडवांस मनी हमने 1/4/2014 से पहले ले रखी है, यानी कि उससे पहले को 1/4/2014 से पहले कोई फॉरफिट किया था, तो उसे हम रिड्यूस कर देंगे कॉस्ट ऑफ एसेट्स इफ एसेट्स एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1/4/2001। कॉस्ट ऑफ एसेट्स से एक्वायर रिड्यूस कर देंगे। अगर हमने एसेट्स को 1/4/2001 या उसके बाद परचेस किया है या एक्वायर किया है तो, या फिर FMB एज ऑन 1/4/2001 इफ़ एसेट्स एक्वायर बिफोर, अगर 1/4/2001 से पहले किया है और FMB जो है वो कॉस्ट से ज़्यादा है तो उस केस में हम उससे माइनस कर देंगे। और अगर कोई डेप्रिशिएबल एसेट्स है तो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू से हम लेस कर देंगे उस फॉरफिटेड अमाउंट को जितना भी किया है। तो एग्जांपल लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब एग्जांपल्स करेंगे इस पे। तो उसके मैंने आपको केस बताया था कि फॉरफिटेड वाले, मतलब कि हमारे ICA की में है, जब हम चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आखिरी के ICA के जितने भी सारे क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपको 3-4 कॉन्सेप्ट के साथ एक ही में मिल जाएगा। तो देखते हैं, नोट एडवांस मनी रिड्यूस बिफोर इंडेक्सेशन। तो नोट क्या है कि कंडीशन है कि आपको इंडेक्सेशन, जब हम इंडेक्सेशन करते हैं तो उससे पहले आपको एडवांस मनी है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। और एडवांस मनी फॉरफिटेड बाय प्रीवियस ओनर, यानी कि आपने मान लो कि किसी ए ने, मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मिस्टर ए ने कोई अमाउंट फॉरफिट किया था 10,000 का, 10,000 का अमाउंट फॉरफिट किया था, लेकिन बाद में उसने वो घर मिस्टर बी को सेल कर दिया। अब उस मिस्टर बी को सेल करनी है दोबारा से कैपिटल एसेट्स, मिस्टर सी को सेल करनी है। तो मिस्टर बी ये नहीं है कि इसका अमाउंट फॉरफिट कर लेगा, इसके अमाउंट को रिड्यूस कर लेगा अपने में, ये ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने जो अमाउंट करा होगा ना, क्योंकि ये प्रीवियस ओनर हो गया घर का, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ अपनी अमाउंट को फॉरफिट, आपने जो अमाउंट फॉरफिट किया होगा उसी को रिड्यूस करना है। उसके बाद एक केस कंडीशन आती है कि एज पर सेक्शन 56(2)(9) इफ एनी एडवांस फॉरफिटेड ऑन और आफ्टर 1/4/2014 के बाद अगर कोई भी अमाउंट एडवांस, क्योंकि अभी तक हमने क्या पढ़ा था, 1/4/2014 से पहले का अगर कोई एडवांस मनी फॉरफिट करते हैं तो उस केस में क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। लेकिन अगर 1/4/2014 के बाद किया तो क्या करना है, तो देन इट शैल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इन द ईयर ऑफ फॉरफीचर जिस साल करेंगे ना, मतलब जिस साल भी फॉरफीचर किया होगा उसके अमाउंट को, उस साल हम उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर देंगे। अब इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं, मे बी आपको क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। चलो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि मिस्टर बबलू एक्वायर्ड अ हाउस प्रॉपर्टी इन प्रीवियस ईयर 1/2 में उसने एक घर लिया था, यानी कि 1/4/2001 के बाद लिया, फॉर ₹5 लाख, 5 लाख का। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 7/8 में वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ, एग्रीमेंट सेल ऑफ प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए विथ मिस्टर काका के साथ, एंड रिसीव्ड 120। हम इसका एक चार्ट बनाते जाते हैं, जैसे हमें याद रहे कि क्या क्या हुआ था। सबसे पहले 2001 और 2 में हुआ था। 2001 और 2 में क्या हुआ था, मिस्टर बबलू ने एक घर लिया और उसकी कॉस्ट क्या थी, 5 लाख की थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसने काका के साथ एग्रीमेंट किया 7/8 में 120 का। तो बबलू ने काका के साथ एग्रीमेंट किया, 120 उसे एडवांस मिले, ठीक है, क्योंकि काका एंड रिसीव 120 उसे एडवांस मिल गए। लेकिन क्या हुआ, मिस्टर काका डिड नॉट रेमिट द बैलेंस अमाउंट एंड द बबलू फॉरफिटेड द अमाउंट। बैलेंस अमाउंट ऑफ 270,000
270 का वो बैलेंस अमाउंट नहीं दे पाए, तो बबलू ने क्या किया, जो भी उसका एडवांस था उसको फोरफिट कर लिया, यानी कि जो ये अमाउंट था इसको अपने पास कब्जे में कर लिया। ठीक है, आज अब ये इसका फोरफिटेड अमाउंट हो गया, कितने का हो गया, 1,20,000 का। कब किया था, 2007-8 में। ठीक है, याद रखना ये 1/4/2001 से पहले, 14 से पहले का है। उसके बाद बबलू एंटर इनटू एग्रीमेंट मिस्टर जय के साथ वो एग्रीमेंट में आए, कितने में, 70 लाख में सेल करने के लिए। उसके बाद मिस्टर जय डिड नॉट रेमिट द बैलेंस अमाउंट, सो मिस्टर बबलू forfeited द अमाउंट विद द फाइनली प्रॉपर्टी सोल्ड टू मिस्टर ए 24। ओके, आई थिंक इसमें डेट मिसिंग है, तो मैंने इसमें कुछ करेक्शन करी है, जैसे कि मिस्टर जय ने 1/4/2015 पे के साथ उसके साथ एग्रीमेंट हुआ और उसने एडवांस मनी दी 70,000 की, 70,000 की उसने एडवांस मनी दे दी। मिस्टर जय डिड नॉट रेमिट, वो पैसे नहीं दे पाया तो उसने उसका अमाउंट भी फोरफिट कर लिया। तो मिस्टर बबलू का किसके साथ हुआ, मिस्टर जय के साथ। मिस्टर जय कितना दिए, 70,000। अब 70,000 कब दिया उन्होंने, 15 में, 1/4/2015। अब ये सोचो कि ये अमाउंट कहाँ, इसकी अमाउंट का क्या होगा। तो अब हम क्या करेंगे, 1/4/2014 के बाद कराए, तो ये डायरेक्ट IFOS में जाकर टैक्सेबल हो जाएगा, इसकी कोई भी ट्रीटमेंट कैपिटल गेन में नहीं होगी। ठीक है, बस ये अमाउंट जो है ये हमारा कॉस्ट या FMV जो भी होगा हमारा कैलकुलेट करते समय कैपिटल गेन वहाँ उसमें से लेस हो जाएगा। तो ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बबलू ने फोरफिट किया अमाउंट, फाइनली बबलू ने सोल्ड की प्रॉपर्टी मिस्टर करण को 470 लाख, 70 लाख में सोल्ड कर दी 14/2/2024 को। कैलकुलेट कैपिटल गेन। ठीक है, कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं, क्या बड़ी बात है। तो FVOC क्या आ गया हमारा, 14 लाख। ठीक है, उसके बाद कोई ब्रोकरेज चार्जेस, कोई ट्रांसफ़र एक्सपेंस नहीं है, डायरेक्ट हम लिख लेते हैं ICOA लेस करेंगे। अब किस तरीके से लेस करना है वो देखते हैं। सबसे पहले कॉस्ट क्या थी, 2001-2 में खरीदी थी, 2001-2 में कितने की, 5 लाख की। तो हमारी एक्चुअल कॉस्ट आ गई 5 लाख की, क्योंकि पहले की ली होती तो हम FMV लेते, लेकिन जब बाद में ही लिए तो हम कॉस्ट ही लेंगे। अब माइनस कर देंगे इसमें से 1,20,000, 1,20,000 कर देंगे तो हमारा 3,80,000 आ जाएगा, 3,80,000 आएगा। फिर उसके बाद 348 डिवाइडेड बाय किस साल ली थी, 1112 में, तो 100। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैसे करेंगे, 348 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 380, 13,22,400 यह आ जाएगा। उसके बाद इसको माइनस कर देंगे 14 लाख, तो 77,600 के हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो जो हम फोरफिटेड अमाउंट करते हैं तो एक्चुअल कॉस्ट से ही लेस करते हैं, अगर हमने 1/4/2014 से पहले किया हुआ है। तो इसके बाद हमारा 1 मिनट, 14 लाख नहीं था, 70 लाख था, सॉरी गलती हो गई मेरे से, मतलब कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो 70 लाख है, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। तो 70 लाख, आपने ICOA सही निकाला है हमने, 13,22,400, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ओ ये सही है, 77,600 सही है, बस 56 लाख और आना था, 56,77,600 हमारा LTCG आ जाएगा। ये हो गया कैपिटल गेन। और अगर IFOS लिखना हो तो IFOS हमारा इसके नीचे आ जाएगा, एडवांस मनी फोरफिटेड कितने का किया था, 70,000 का। ठीक है, 70,000 का अमाउंट फोरफिट किया था, तो हमारी टोटल इनकम इसका सम हो जाएगी। उसके बाद आगे इसका एक आंसर सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए, तो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन किसका निकाला था हमने, मिस्टर बबलू का।
मिस्टर बबलू का हमने कैपिटल गेन निकाला। उसके बाद FVOC 70, ट्रांसफ़र कॉस्ट कुछ नहीं था, नेट कंसिडरेशन IOS माइंडलेस करके 380 पे इंडेक्सेशन निकाल दिया, LTCG आ गया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हमारा फोरफिटेड अमाउंट 70,000 का, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो गया। इसके बाद आपको कुछ नोट्स लिखने पड़ेंगे, और नोट्स क्या लिखने पड़ेंगे, तो एक तो हमने क्या ट्रीटमेंट की है कि हमने जो 1/4/2014 के पहले वाला अमाउंट था उसको लेस किया, तो उसके बारे में लिखना पड़ेगा। एडवांस मनी फोरफिटेड बिफोर 1/4/2014 ₹120 शैल बी रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ड्यू टू सेक्शन 51। आपको सेक्शन याद नहीं रहता तो आप डायरेक्ट लिख दिए सेक्शन 51, याद ना रहे, कोशिश करो अगर याद रहे, लेकिन अगर ना रहे बाई चांस तो आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिख के वहाँ छोड़ दो, आगे ड्यू टू मत लिखो। तो इस तरीके से आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं जैसे आपको सही लगे, मतलब कि कुछ गलत ना बन रही हो लैंग्वेज। तो उसके बाद एक एंट्री लिखेंगे कि हमने एक अमाउंट नहीं भी लिया था, तो क्यों नहीं लिया उसके बारे में बताएंगे। एडवांस मनी फॉरफिटेड ऑन और आफ्टर 1/4/2014 शैल बी टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ 70,000। फॉरफिटेड के साल किया था 23-24 में, तो ये FOS में उसी साल टैक्सेबल भी हो जाएगा। तो उसके बाद ये केस भी हमारा ख़त्म हो गया, और इसी के साथ हमारे 2 केस कंप्लीट हो गए। फिर हम केस 3 पे आते हैं। केस 3 में हमें क्या कहता है, केस 3 है कि सेक्शन 47 बताता है कि किस किस चीज़ों पे हमें ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। यानी कि कुछ ऐसे केसेस हैं जिस केसेस में ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा, तो ट्रांसफ़र होगा लेकिन उसे कहेंगे नहीं कि वो ट्रांसफ़र है। तो कैसे कौन कौन से केसेस हैं उसको देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 47 ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज नॉट ट्रांसफर्ड एज ट्रांसफ़र, यानी कि नॉट रिगार्ड एज ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे, यानी कि एक कहीं तो एग्जेम्पशन है ट्रांसफ़र का, यानी कि ट्रांसफ़र करने में एग्जेम्प्ट हो जाता है, टैक्सेबल नहीं होता कुछ भी। तो फॉलोइंग transaction is not treated as applicable. The distributed of capital assets by HUF to members partial, यानी कि एक HUF था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली थी, और उसका डिवीजन हो रहा है, उसका पार्शियन हो रहा है, यानी कि बंटवारा हो रहा है। तो उस केस में जो भी ट्रांसफ़र होगा, जिस मेंबर को कोई भी एसेट्स ट्रांसफ़र होगी, तो वो भी ट्रांसफ़र नहीं मानी जाएगी। ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल अंडर गिफ्ट, विल या इनहेरिटेंस, यानी कि गिफ्ट में या गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस, ये सब हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है, कैपिटल गेन इसे नहीं माना जाता, तो उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप पढ़ सकते हैं। नोट, इफ शेयर्स अलॉटेड अंडर ESOP गिफ्टेड टू समवन देन इट इज़ ट्रीटेड एज ट्रांसफ़र। लेकिन अगर हम कोई ESOP वाले शेयर्स दे रहे हैं किसी को, तो वो ट्रांसफ़र माना जाएगा। समवन देन इट इज़ ट्रीटेड एज ट्रांसफ़र। कैपिटल इज एप्लीकेबल, कैपिटल गेन एप्लीकेबल होगा। और फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन FVMV एज ऑन डेट ऑफ गिफ्ट इज ट्रीटेड एज FVOC, यानी कि जिस दिन गिफ्ट किया उसी दिन जो भी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी उसको माना जाए FVOC, यानी कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट्स बाय होल्डिंग टू 100% सब्सिडरी, यानी किसी होल्डिंग कंपनी की 100% सब्सिडरी है, उसी का उसमें पूरा शेयर्स है, तो उसको भी हम ट्रांसफ़र नहीं मानेंगे अगर कोई कैपिटल एसेट्स ट्रांसफ़र होती है। तो कोई कैपिटल एसेट्स अगर कोई 100% सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग को ट्रांसफ़र करती है तो वो भी नहीं माना जाएगा। इसके ऊपर एक एग्जाम, उसके बाद इन अबव केस जो एक केसेस हैं इनमें क्या है, CO कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्या माना जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ओनर, यानी कि पिछले ओनर का जो भी, अगर ये सब एसेट्स को आगे जब हम ट्रांसफ़र करेंगे ना, तो अभी हम इसके और पॉइंट्स, ये ख़त्म नहीं हुआ, इसके आगे और पॉइंट्स है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो याद रखना ज़रूरी है कि कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्या मानी जाएगी, जो प्रीवियस ओनर की, जिसने वो ट्रांसफ़र करी है ना, उसकी जो कॉस्ट रही होगी वही मानी जाएगी। एक इम्प्रूवमेंट कॉस्ट भी सेम वही मानी जाएगी जो पिछले बंदे ने कर रखी है। पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ से लेंगे, जो पहले जिसने गिफ्ट किया है, ट्रांसफ़र किया है, उसकी जब से पीरियड ऑफ होल्डिंग थी तब से और हमारी जो पीरियड ऑफ होल्डिंग रही है वो तब तक की पूरी दोनों का सम ही पीरियड ऑफ होल्डिंग माना जाएगा। क्वेश्चन करेंगे इस पर, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। इंडेक्स
कॉस्ट ऑफ एसेट्स का क्या होगी, तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एसेट्स में इंडेक्स ऑफ द ट्रांसफ़र तो माना ही जाएगा, यानी कि जब हमें ट्रांसफ़र हो गया उसके बाद हम दोबारा जब किसी और को ट्रांसफ़र करते हैं तो इन एक्सेप्शन के केसेस के अलावा, और इंडेक्स ऑफ द ईयर इन विच द प्रीवियस ओनर एक्वायर्ड सच एसेट्स, यानी कि जब प्रीवियस ओनर ने जिस साल ये एसेट्स एक्वायर करी थी ना, उस साल की ही इंडेक्सेशन हम मानेंगे, बेस इंडेक्स मानेंगे। और केस इस पे केस लॉ था, मुजल्लल जे शाह, बॉम्बे हाई कोर्ट का केस लॉ था, उसका डिसीजन था कुछ, आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना याद रखिए लॉ की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, अभी फाइनल में है तो हम वहाँ पे पढ़ेंगे जब, तो वहाँ पे देखेंगे। उसके बाद बेनिफिट ऑफ FMB एज ऑन 1/4/2001 इज़ अवेलेबल, यानी कि 1/4/2001 का बेनिफिट यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। तो उसके बाद हम देखते हैं इस पे एक क्वेश्चन है ICI में, कुछ क्वेश्चन हो गया या कुछ एग्जांपल्स हैं 3.382 में, 3.382 कहाँ गया यार, मिल गया, ठीक है। अब हम देखते हैं, जैसे ये है, मे बी यही होगा, हाँ देखते हैं पढ़ के। मिस्टर ए परचेज गोल्ड 1970 25,000 इन द प्रीवियस 23 24, ठीक है, और उसने गिफ्ट कर दिया अपने सन को उसके मैरिज के टाइम पर, तो FMB उस टाइम उसकी 1 लाख थी। अब हमने क्या पढ़ा, गिफ्ट, विल और इनहेरिटेंस अगर दिया जाता है तो वो ट्रांसफ़र नहीं माना जाता, तो ये भी ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा, ये पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, इस पर कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। और सेकंड केस आता है कि हाउस प्रॉपर्टी है एक, उस परचेज बाय हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ने उसे परचेज किया था इन 1945 में उसको परचेज किया था फॉर 20,000, 20,000 का परचेज किया था, और इट गिव द फैमिली मेंबर को दे दिया पार्टीशन के टाइम, वैसे देगा अगर पार्टीशन के टाइम के अलावा देगा तो टैक्सेबल होगा, लेकिन अगर पार्टीशन के टाइम मिलता है तो टैक्सेबल नहीं होगा, चाहे उसकी पार्टीशन वैल्यू कुछ भी हो, 12 लाख थी, तो यहाँ कोई भी ये पूरा एग्जाम्प्ट रहेगा, कोई भी टैक्सेबल नहीं होगा। फिर मिस्टर बी परचेज 50 कन्वर्टेबल डिवेंचर फॉर 40,000 विच आर कन्वर्टेड 500 शेयर्स वर्थ 85,000। नवंबर 23 में उसको कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं, तो वो तो आगे चल के वैसे भी कन्वर्ट होने, उसको खरीदते हैं, तो मतलब कि जब वो शेयर्स हैं अभी उस पर एग्रीमेंट है कि वो कन्वर्ट होगा आखिरी में, तो जब वो डिवेंचर्स इक्विटी शेयर्स में या किसी और सिक्योरिटीज़ में कन्वर्ट होता है तो उस केस में भी ट्रांसफ़र नहीं माना जाता। आगे कुछ केसेस है उसमें इसको एक्सप्लेन कर रखा है, तो हम उसको पढ़ेंगे इसके बाद। पहले ये देख लेते हैं इसके आंसर्स क्या क्या कहते हैं, तो उसी तरीके से हमें पेपर में भी लिखना होगा। आप अपनी तरीके से एकदम मत लिखिए, थोड़ा ICI की तरीके से चलेंगे तो आपको पेपर में नंबर आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो ICI लिखता है कि एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 47 क्लॉज 1, आपको ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप सेक्शन 47 भी याद रखते हैं तो बहुत ठीक है, अच्छी बात है। गिफ्ट ऑफ कैपिटल एसेट इज़ नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफ़र फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन के पर्पस से गिफ्ट को ट्रांसफ़र नहीं माना जाता, देयरफॉर कैपिटल टैक्स विल नॉट अराइज, कैपिटल गेन की लायबिलिटी उस पर नहीं आती। उसके बाद एज पर सेक्शन 47 सेम पॉइंट 47 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ a capital asset being in kind with the total of the partition के समय अनडिवाइडेड HUF अगर कोई एसेट्स ट्रांसफ़र करता है तो वो टैक्स रिगार्ड ट्रांसफर द कैपिटल गेन, वो ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा कैपिटल गेन के लिए, तो टैक्स लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। सेम वही था एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 47 कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स डिवेंचर वगैरह, अगर उनको भी ट्रांसफ़र किया जाता है तो उस केस में भी नहीं माना जाएगा कैपिटल गेन। उसके बाद आगे हम कंटिन्यू करते हैं, फिर उसके बाद आके देखेंगे कि इसके और क्या क्या क्वेश्चंस ICI ने दिए हैं, उसको कंप्लीट करेंगे। इलस्ट्रेशन 5 तो हमारा कंप्लीट हो गया, तो आगे देखते हैं। सेक्शन 47 में कुछ और जो केसेस हैं उसी का कंटिन्यूशन करते हैं। जैसे कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र बाय एमलगमेटिंग कंपनी है, उसके द्वारा कोई ट्रांसफ़र हुआ है,
टू एमलगेमेटिंग कंपनी, यानी कि जो किसी और कंपनी के साथ मिल जाने वाली है। यानी कि मान लो ए और बी दो कंपनी है, और बी कंपनी जो है वो ए कंपनी को एक्वायर कर ले रही है, तो ए कंपनी जो होगी बी में मर्ज हो जाएगी, मिल जाएगी। तो जो ए कंपनी से जो भी एसेट्स बी में ट्रांसफ़र होगी, तो या बी जब कोई भी एसेट्स ए में ट्रांसफ़र करेगा, वैसे नॉर्मली ए जब बी में ट्रांसफ़र होगी तो उस केस में भी ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। लेकिन केस क्या है, इन केस ऑफ एमलगेमेटिंग कंपनी शैल बी इंडियन कंपनी जो है जिसके साथ मर्ज हो रही है, तो वो कंपनी इंडियन कंपनी होनी चाहिए। ये नहीं कि बाहर की कंपनी के साथ मर्ज हो रही है, इंडियन कंपनी के साथ ही मर्ज हो रही है, तभी ये डिडक्शन या एग्जम्पशन मिलता है। शेयर होल्डर्स ट्रांसफर शेयर्स टू द एमलगेमेटिंग कंपनी। जब शेयर होल्डर्स हैं उनके भी तो शेयर्स ट्रांसफ़र हो गए एमलगेमेशन के समय, उनको नई कंपनी के शेयर्स मिलेंगे, तो उस केस में भी हमें ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। कैपिटल एसेट ट्रांसफर द डीमर्जर के समय, यानी कि दो कंपनी है ए बी लिमिटेड, वो ए और बी लिमिटेड में अलग अलग में डिवाइड हो रही है, तो उस केस में अगर कोई एसेट्स ट्रांसफ़र होती है तो उसमें भी उसे भी ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। फिर उसके बाद क्या आता है, कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स डिवेंचर डिपॉजिट सर्टिफिकेट ऑफ द डिवेंचर ऑफ द कंपनी। ये हमने एक क्वेश्चन भी देखा इस पे कि अगर ऐसी एक सिक्योरिटीज़ होती हैं, बॉन्ड डिवेंचर, इन सब का कन्वर्जन हो जाता है तो वो भी ट्रांसफ़र नहीं समझा जाता। और कन्वर्जन ऑफ प्रीफरेंस शेयर टू इक्विटी, अगर प्रीफरेंस शेयर्स को इक्विटी में ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसके कुछ कंडीशंस वगैरह होती हैं, तो उतना हमें नहीं देखना, हमें इतना देखना है कि अगर प्रीफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो रहा है तो वो भी ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। उसका एक क्वेश्चन देखते हैं, इस पे एग्जांपल देखते हैं। वैसे नॉर्मली पॉइंट सारे कवर हो गए हमारे, मैक्सिमम जो भी आईसीए में है, और एक दो पॉइंट अगर होगा तो वैसे ही होगा नॉर्मली, तो आप उसको तो पढ़ भी सकते हैं। आपको कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट करके या टेलीग्राम पे मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं। उसके बाद मिस्टर प्रियांशु परचेज 1000 शेयर प्रेफरेंस शेयर बीबी लिमिटेड का परचेज़ किए थे 100 रुपये पर शेयर के हिसाब से 16 जुलाई 2002 को। उसके बाद ड्यूरिंग 2018-19 प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, उसके प्रेफरेंस शेयर जो है वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गए 18-19 में। एंड प्रियांशु रिसीव 1500 इक्विटी शेयर फेस वैल्यू ऑफ 10। अब उसको 1500 इक्विटी शेयर 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ रिसीव हुए। ही सोल्ड द इक्विटी शेयर एट द 10 दिसंबर 2023 ऑफ द 16 पर शेयर में उसने वो सोल्ड कर दिया। अब सबसे पहले देखो कि 2018 में क्या उसको कैपिटल गेन लगेगा? नहीं, क्योंकि प्रीफरेंस शेयर जब इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होते हैं तब कैपिटल गेन नहीं लगता। लेकिन जब उसने सोल्ड किया ना, तो उस इक्विटी शेयर को किसी और को सेल किया, तो उस केस में लगेगा कैपिटल गेन। तो कैसे लगेगा उसका कैलकुलेशन करते हैं। जैसे सबसे पहले FVOC निकालेंगे। FVOC क्या बनेगा? सबसे पहले हम उसके पास कितने शेयर्स थे? 1500 शेयर्स। कितने में सोल्ड किया? 16 रुपये में। तो 1500 इंटू 16 उसकी आ जाएगा 1500 इंटू 16 24,000। 24,000 उसकी वैल्यू आ गई FVOC। उसके बाद ट्रांसफ़र एक्सपेंस कुछ भी नहीं था। तो जब ट्रांसफ़र एक्सपेंस कुछ भी नहीं था, एक मिनट, ठीक है, हम इसी से कैलकुलेट कर लेते हैं। 650 हम यही मान लेते हैं, इसी से कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन वैल्यू गलत आ जाएगी, आपका लॉस आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू, क्योंकि हम लास्ट प्रीवियस ओनर की वैल्यू लेते हैं, यानी कि प्रीवियस शेयर्स की वैल्यू लेंगे 100, तो यहाँ पे हमें वैल्यू आ सकती है लॉस में, क्योंकि 1500 शेयर्स हो गए थे, अब फिर उसके बाद 500 के उसके हिसाब से। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर कुछ चेंजेस करते हैं और यहाँ 650 पर शेयर ले लेते हैं, क्योंकि इक्विटी शेयर है तो मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो हम यहाँ 650 ले लेते हैं, तो उसकी वैल्यू ये हो गई सेल वैल्यू। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा नया FVOC क्या आ जाएगा हमारा? 1500 इंटू 650 आ गया। और इसकी कैलकुलेशन करें, 1500 इंटू 650
975,000 आ जाएगा। ट्रांसफ़र एक्सपेंस कोई हमारा है नहीं, नेट कंसिडरेशन 975,000। अब हमें सॉल्व करना है प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स का। तो सबसे पहले इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे। अब सबसे पहले 1,000 हमारे पास प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स थे लास्ट टाइम के, ठीक है। तो जो 1,000 प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स थे, प्रीफरेंस शेयर्स थे, प्रीफरेंस शेयर पे 100 रुपये के हिसाब से निकालेंगे। और उसके बाद जो ये 1500 में एडिशनल मिले थे ना, तो इस पे हम 10 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो इस कैसे करेंगे? तो पहला प्रीफरेंस शेयर्स आपको एग्जाम में पूरा लिखना है, आपको प्रैक्टिस करते समय पूरा लिखना है। मैं छोटा लिख रहा हूँ ताकि हम जल्दी कैलकुलेट कर सकें। तो 1,000 शेयर्स थे 100 रुपये के हिसाब से, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1,00,000 रुपये। 1,00,000 रुपये आ गई। और इसका कैलकुलेट करेंगे 348 डिवाइडेड बाय 105। 105 उस साल की इंडेक्सेशन है, आप चार्ट में देख सकते हैं। तो 1,00,000 इंटू 348 डिवाइडेड बाय 105, हमारी वैल्यू आ रही है 3,31,420। कन्वर्ट करके 9 ले लेते हैं, 3,31,429, ठीक है। और इसको लेस कर देंगे। अब हम कह रहे हैं कि 500 रुपये हम 500 शेयर्स पे क्यों नहीं लिया। अब मैं बताऊं 500 शेयर पे क्यों लेंगे हम, क्योंकि हमने पुराने शेयर्स को ही नए में ट्रांसफ़र करा है, कन्वर्ट किया है। यानी कि एक्चुअल वैल्यू तो उसकी 1,000 शेयर वाली वैल्यू थी ना, 500 तो नंबर्स में वो बढ़े हैं, सिर्फ एक्चुअल तो यही था वही। तो इसलिए हमने 500 जो एडिशनल थे वो उसको हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं करी। 1,500 की यहाँ से FVOC, जहाँ से 1,000 शेयर्स पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल लेंगे और माइनस 975, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 643,571 वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा LTCG हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले आपको पॉइंट लिखना पड़ेगा कि आपने प्रीफरेंस शेयर को कन्वर्ट किया तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा कैपिटल गेन में, तो उस पर कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा। फिर इसका पूरा सॉल्यूशन में इसको पूरा PDF में डाल दूंगा, आप नोट्स में जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे 2-3 पॉइंट्स रह गए हैं, तो उसको एक बार हम देख लेते हैं। जैसे रिडम्पशन ऑफ अ प्रीफरेंस सोवरेज गोल्ड बॉन्ड इशूड बाय RBI इन केस ऑफ इंडिविजुअल SSC। यानी कि कोई इंडिविजुअल्स हैं, उनके इंडिविजुअल यानी सिंगल पर्सन, इंडिविजुअल यानी कोई बॉडी कॉर्पोरेट या कोई पार्टनरशिप फर्म, वो नहीं है, कोई पर्सन है SSC है, वो अगर रिडम्पशन करता है किसी भी सोवरेज गोल्ड बॉन्ड का, जो ऑनलाइन बॉन्ड्स होते हैं गोल्ड के, उनका रिडम्पशन करवाता है, तो उसमें भी कोई ट्रांसफ़र नहीं माना जाएगा। ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एसेट्स अंडर रिजर्व्ड मॉर्टगेज स्कीम मोड एंड नोटिफाइड बाय SG। यानी कि कोई भी कुछ कैपिटल एसेट्स होती हैं जो हम रिजर्व करवाते हैं मॉर्टगेज अंडर स्कीम में, तो उस केस में भी रिजर्व्ड अंडर मॉर्टगेज स्कीम, ये यहाँ पे उल्टा लिख गया है, यहाँ पे नहीं आएगा, रिवर्स्ड अंडर मॉर्टगेज स्कीम्स। ये गवर्नमेंट की स्कीम होती है, तो उसके नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर हमारी कोई भी कैपिटल एसेट, यानी कुछ साल में हमें कैपिटल एसेट चेंज करनी होगी, तो जो चेंज करना होगा ना, तो उससे में भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा। मनी रिसीव्ड बाय सीनियर सिटीजन्स रिवर्स्ड मॉर्टगेज स्कीम। अच्छा एक मिनट, मैं समझाता हूँ आपको मॉर्टगेज स्कीम अच्छे से क्या होता है। मुझे क्लियर हो गया, मुझे क्लियर करता हूँ आपको। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि वो उनके पास एक घर है, मान लो मिस्टर A है, वो 65 ईयर्स का है और उसके पास कमाने के लिए कोई काम नहीं है, मतलब उसकी इनकम नहीं है, तो वो क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा। गवर्नमेंट कहती है आप बैंक के पास जाइए, आप एक रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम का अकाउंट खुलवाइए और उसमें कुछ भी आपको नहीं करना, बस अपने घर को गिरवी रखवा देना है। गिरवी रखने के लिए ये मतलब नहीं बैंक आएगी कुछ साल के में आपने पैसा नहीं दिया तो उसे ले जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको बैंक जो है वो आपको तब तक पैसा देगी जब तक आप जिंदा हो। मरने के बाद वो घर वो एक्वायर कर लेगी, उसको वो सेल कर देगी और जो भी उसके हिसाब से होगा उसको ट्रीट करके अपना पैसा रिकवर कर लेगी।
की। तो मॉर्टगेज स्कीम में क्या होता है कि गवर्नमेंट अगर किसी के पास कैपिटल एसेट्स है लेकिन उसके पास कोई वैल्यू नहीं है कि इनकम नहीं है उसके पास, तो वो उस केस में, और वो सीनियर सिटीजन भी है, तो उस केस में वो ऐसा कर सकता है कि अपनी एसेट्स को बैंक के पास गिरवी रखवा के, मतलब बैंक में डिपॉजिट करवा के, अपने हाउस को सबमिट कर मॉर्टगेज करवा के, वो वहाँ से कुछ उसको मंथली या एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा, उससे वो तब तक अपने खर्चे चला सकता है जब तक वो जिंदा है। उसके बाद वो घर उस बैंक का हो जाएगा। तो वही हमारे इसमें कहता है मॉर्टगेज, रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम में उसी को एक्सप्लेन किया गया है। अगर एनी रिसीव बाय सीनियर सिटीजन अंडर रिवर्स मॉर्टगेज इज फुल्ली एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 1043 के अंदर अगर वो सीनियर सिटीजन को कोई अमाउंट मिलता है तो वो फुल्ली एग्जाम्प्ट होता है। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ रुपीज डिनोटेड बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय वन रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट टू अनदर नॉन रेजिडेंट, यानी कि गवर्नमेंट के कोई बॉन्ड्स हैं वो एक नॉन रेजिडेंट से नॉन रेजिडेंट के द्वारा ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो वहाँ कोई रेजिडेंट ही नहीं आता, और नॉन रेजिडेंट पे तो कम इंडिया में कभी वैसे भी टैक्स नहीं लगता। उसी के साथ हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा स्पेशल केस 4 आता है, और स्पेशल केस 4 कंप्लीट कर लेंगे आज हम। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में स्पेशल केस 5 से स्टार्ट करेंगे। तो स्पेशल केस 4 क्या कहता है कि स्पेशल केस 4 में आता है कि हम कैपिटल गेन शेयर और डिबेंचर पे कैसे कैलकुलेट होगा, क्योंकि शेयर्स और डिबेंचर भी ट्रांसफ़र होंगे, तो उन केसेस में कैसे कैलकुलेट होगा। अगर कोई बोनस शेयर है तो बोनस शेयर अगर 1/4/2001 से पहले इशू करा है, पहले इशू करा है, तो उस केस में क्या होगा, COA कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगी उसकी, नील रहेगी, यानी कि उसने कुछ परचेज ही नहीं किया था, वो नील ही मानेंगे। मतलब सीधा मान लो कि 1/4/2001 को जो भी उसकी वैल्यू रहेगी वही हम COA मानेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मानेंगे। और अगर उसके बाद किया है तो उसकी हमेशा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील ही रहेगी, उसमें कोई भी FMV नहीं आएगी। सिर्फ FMV कहाँ आएगी, बोनस शेयर के केस में, अगर वो 1/4/2001 से पहले मिला है उसे तो। और उसके बाद राइट शेयर्स में कहाँ आएगी, राइट शेयर्स में अगर एक्वायर करता है शेयर होल्डर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अमाउंट पेड टू कंपनी, यानी कि जो अमाउंट कंपनी ने अमाउंट पेड टू कंपनी को पे किया जितना भी अमाउंट, और पीरियड ऑफ होल्डिंग फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ द फाइल डेट ऑफ ट्रांसफ़र, यानी कि जिस डेट से राइट शेयर, जितना अमाउंट उसने राइट शेयर के लिए पे किया और जितना अमाउंट उसे मिला, जितने टाइम से मिला, जिस दिन से उसने होल्ड कर रखा था शेयर, उस दिन से कैलकुलेट। जैसे 1/4/2023 को उसको शेयर्स मिले थे, तो 2/5/2023 को उसको राइट शेयर मिले। ये तो एक्चुअल शेयर्स हैं, ये उसके राइट शेयर्स हैं, राइट शेयर्स उसको मिले, उसमें उसकी COA होगी जो उसने अमाउंट पे करा होगा, पेड अमाउंट, और जो उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग रहेगी ना, तो वो यहीं से मानी जाएगी, ठीक है। और उसके बाद अगर रिनाउंसमेंट ऑफ राइट शेयर्स, लेकिन हमने राइट शेयर्स खरीदे नहीं बल्कि अपने राइट्स ट्रांसफ़र कर दिए, राइट शेयर्स के राइट ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, तो अगर उसे हमने ट्रांसफ़र कर दिया ना, तो रिलिंक्विशमेंट ऑफ कैपिटल एसेट, वो एक कैपिटल एसेट्स की ट्रीट किया जाएगा। और उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, FVOC में रहेगा रिनाउंसमेंट, यानी कि हमें 15 रुपये में शेयर मिलने वाले थे और एक्चुअल उसकी मार्केट वैल्यू 100 रुपये है। अब 100 रुपये तो बहुत ज़्यादा हो गए, 50 रुपये मान लो कि अगर 50 रुपये और हमें 15 में मिलने वाले थे, लेकिन हमने किसी को वो राइट जो है, जो हमारे 15 रुपये में ख़रीदने वाला राइट है, वो हमने उसे 30 रुपये में बेच दिया, यानी कहा तू हमें 30 रुपये दे और तू जाके 15 रुपये में शेयर्स खरीद ले। तो उस केस में क्या होगा कि जो उसकी जो डिफरेंस रहेगा, कितने में बेचा उसने राइट्स, 30 रुपये में, तो 30 रुपये पर शेयर के हिसाब से जितने शेयर उसने उस रिनाउंस किए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमेशा नील रहेगी, क्योंकि जब उसने उसके लिए कोई कॉस्ट पे ही नहीं करा था तो वो उसको लेगा क्या, कुछ नहीं, वो नील ही रहेगा। तो हमारा उसमें STCG, इसमें हमेशा STCG आएगा। फ्रॉम द ऑफर डेट टिल द अनाउंसमेंट डेट, पीरियड ऑफ होल्डिंग वहीं से लेंगे जब हमने किसी को ऑफर किया कि आप
ऑफर डेट मिला, यानी कि ऑफर हुआ कि इस दिन से राइट शेयर्स इशू हो रहे हैं, तो उसकी एक टाइम लिमिट होती है। उतनी टाइम लिमिट में अगर आपने करते हैं, क्योंकि 10 से 15 दिन का टाइम लिमिट होता है, उतने में ही आपको लेना है तो ले लो, रिनाउंस करना है तो वो कर दो, और नहीं करना कुछ तो फिर कुछ मत करो। वही लेते हैं, उसी जिस दिन आपने ऑफर डेट ओपन हुआ उस दिन से करेंगे। अब जो परचेस करता है उसके में क्या होगा, तो जो परचेस करता है उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिया जाएगा, अमाउंट पेड टू कंपनी को उसने कितना अमाउंट पे किया, और परचेस राइट कितने में परचेस किया उसका सम, पीरियड ऑफ होल्डिंग फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टिल द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, यानी कि जब उसे अलॉटमेंट हुए शेयर्स के और जब उसने ट्रांसफ़र की तब तक की उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग मानी जाएगी। तो इस पर मैं एक एग्जाम्पल लेके समझा देता हूँ आपको, राइट शेयर वाला। तो राइट शेयर में जैसे मिस्टर ए है, वो ए बी लिमिटेड में 500 शेयर होल्ड करता है, ठीक है, 500 शेयर होल्ड करता है। अब ए बी लिमिटेड ने राइट शेयर्स इशू किए 50 रुपये पर, नहीं कर लेते हैं 2:5 में, 2:5 में इशू किए, यानी कि 2 शेयर मिलेंगे जिसके पास भी 5 शेयर होंगे। तो 500 है, तो 500 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, यानी कि उसे 200 शेयर्स के 200 के राइट शेयर्स मिले, 200 राइट शेयर्स है उसके पास। अब मिस्टर ए ने क्या किया, उसने मिस्टर बी के साथ डील की कि मिस्टर ए उसे अपने राइट्स ट्रांसफ़र करेगा, और इसका अमाउंट आप ले लो, आप मान लो ये 100 रुपये का था और ये 50 रुपये में आपको खरीद सकते हो, राइट शेयर सस्ते में मिलते हैं तो वो खरीद सकते हो 50 रुपये में। तो मिस्टर ए ने कहा मैं मिस्टर बी तुम्हें राइट्स अपने ट्रांसफ़र कर दूंगा अगर तुम मुझे सिर्फ उसके बदले 60 रुपीज़ दे दो, 50 और प्लस 10 60 रुपीज़ दे दो। अगर 60 रुपये आप दे दोगे तो मैं आपको राइट्स इशू कर दूंगा। तो मिस्टर बी कहते हैं ठीक है। तो मिस्टर बी ने उनको 60 रुपीज़ ट्रांसफ़र करे पर शेयर के हिसाब से, और 50 रुपये ए बी लिमिटेड को दिए, 50 रुपये ए बी लिमिटेड को दिए। ये तो महंगा हो गया, 1 मिनट, 110 रुपये महंगा हो गया, इससे अच्छा वो डायरेक्ट जाके 100 रुपये के शेयर्स ले लें। तो उसके में आता है, मैं 1 मिनट, ए बी लिमिटेड है, उसने राइट शेयर्स लाए 2:5 में। मिस्टर ए है उसका शेयर होल्डर, ठीक है, उन्हें ऑफर किया कि आप हमारे 2 शेयर्स हर 5 शेयर के बदले ले सकते हैं। तो टोटल वो कितने शेयर्स ले सकते हैं, 200 शेयर्स। अमाउंट क्या रखा उन्होंने, क्या अमाउंट 50 रुपये पर शेयर था, 50 रुपये फेस वैल्यू थी, और उन्होंने रख दिया उसका 20 रुपये, ठीक है, 20 रुपये रख दिया। और 20 रुपये में कहा आप राइट शेयर्स 20 रुपये में परचेस कर सकते हो, ठीक है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से डील किया कि मैं आपको 30 रुपये पर शेयर के हिसाब से 30 मत लो, आप ले लो 25 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। 25 रुपीज़ पर शेयर के साथ 5 रुपये बहुत महंगा, बहुत वो होता है। तो 25 दूनी 50, 5,000 के शेयर्स आपको मिल जाएंगे। आप मेरे से 5,000 आप मुझे 5,000 रुपये दे दो, मैं आपको अपने राइट्स ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो मिस्टर बी ने क्या किया, ए को 5,000 दिए और मिस्टर ए ने अपने राइट्स मिस्टर बी को ट्रांसफ़र कर दिए। अब मिस्टर बी ने क्या किया, वो ए बी लिमिटेड के पास गया और उसके पास 200 शेयर खरीदने के राइट्स थे। तो 200 इंटू 20 के हिसाब से उसने शेयर्स खरीद लिए। तो 200 इंटू 20 कितना आ गया, 2 दूनी 4,000, 4,000 में उसने शेयर्स खरीद लिए। तो 4,000 प्लस 5,000, तो उसकी टोटल कॉस्ट हो गई 9,000। जो हम देखते हैं ना कि जो यहाँ बोला गया है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो कॉस्ट पेड टू कंपनी कितनी थी, 4,000 की, और परचेज कितने में किए थे राइट को, 5,000 में। तो 4-5 उसकी टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई 9,000। वो फिर कितने में बेचता है उसकी बात अलग है। आप अभी हमने क्या देखा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन
क्या आएगी उसके 9000। अब ऊपर वाले केस में रिनाउंस के टाइम पे उसकी कॉस्ट क्या रहेगी, जिसने रिनाउंस किया है तो उसकी FVOC क्या रहेगी। उसके बाद 200 शेयर के हिसाब से था और उसने कितने रुपए लिए, 25 रुपये, तो 25 दूनी 5000 जो है उसकी FVOC रहेगी। मिस्टर ए की FVOC 5000 रहेगी, तो यानी 5000 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उसकी 5000 टोटल STCG आ जाएगा लॉन्ग शॉर्ट टर्म पे। उसके बाद आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। उसके साथ ये चैप्टर में मेरे 4 केसेस कंप्लीट हो गए हैं। शेयर्स वगैरह बोनस शेयर्स नॉर्मल थे, आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसमें एग्जांपल की इतनी ज़रूरत नहीं है, आप इस ऐसे ही देख सकते हैं कि बोनस शेयर रिक्वायर्ड 1/4 से पहले लिया, उसके बाद उसमें से FMB आ गया, फिर उसके बाद कैलकुलेशन के लिए नॉर्मल वही है जो हम नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं। राइट शेयर्स हैं तो उसकी भी कैलकुलेशन मैंने बता दी आपको। तो उसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही, हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। स्पेशल केस 5, 6, 7 जो भी हैं आगे उनको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। और आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी मेरी वीडियो। तो अगर कुछ आपको प्रॉब्लम हो, आपको कोई डाउट्स हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, या फिर आप टेलीग्राम पे मेरे ग्रुप में या मुझे DM भी कर सकते हैं। थैंक यू।